तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये नई एनसीईआरटी जो न्यू एनसीईआरटी आई है उसमें एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। अब बहुत सारे लोग हैं जो ये पूछ रहे हैं कि सर इसमें मैथमेटिक्स में हिस्ट्री की क्या ज़रूरत थी और इसमें इतनी सारी हिस्ट्री क्यों आ गई है। देखो क्या है कि सब चीज़ों की अपनी इम्पोर्टेंस होती है और जब हम किसी चैप्टर को कनेक्ट करते हैं ना तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस चैप्टर को या यहाँ तक आज हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतनी एडवांस रूप में 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं तो उसकी जो शुरुआत है वो किन लोगों ने करी और जो बेसिक थिंकिंग है। देखो ऐसा है कि अगर आपको इन न्यू इन्वेंशंस करने, आपको ऐसे माइंड जनरेट करने, ऐसे माइंड पैदा करने हैं जो कि कुछ इन्वेंट कर पाएँ, तो आपको उनको सोचना सिखाना पड़ेगा। एक बेसिक थिंकिंग जो लोगों ने शुरू करी जब उनके पास कोई किसी तरीके की रिसोर्सेज नहीं थी, उन्होंने लकड़ियों से, पत्थरों से या पता नहीं किस किस चीज़ से उन्होंने चीज़ों को सोचना शुरू करा और उन्होंने उन्होंने उनके ही मेहनत की वजह से आज हमें इतनी एडवांस मैथमेटिक्स देखने के लिए मिलती है। तो इस चैप्टर में बेसिकली यही बताया गया है। वैसे एक्चुअली क्या है कि जो नई एनसीईआरटी आई है 8th क्लास में, 8th क्लास में चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम करके, हाँ नंबर सिस्टम करके चैप्टर है, ठीक है। तो उसमें बेसिकली पूरा समझाया गया है कि किस तरीके से नंबर्स का डेवलपमेंट हुआ और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए फिर हमें 9th क्लास में ये चैप्टर देखने को मिलता है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इस बात को समझना पड़ेगा कि शुरुआत में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम जिस रूप में आज हम उसे देखते हैं कि भाई उसमें एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, उन दोनों के इंटरसेक्शन पे एक ओरिजिन होता है, इस तरीके की शुरुआत में फर्स्ट डे इस तरीके की कोई थिंकिंग नहीं थी। जब कोऑर्डिनेट को डेवलप किया गया तो क्यों किया गया और किस लिए किया गया। देखो कोई भी चीज़ जो होती है ना, जो आज हमें दिख रही है वो एंड प्रोडक्ट है, वो बहुत मेहनत के बाद, बहुत सारे प्रयासों के बाद बना है। लेकिन जब वो पहले दिन स्टार्ट हुआ होगा तो उसका रूप बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। और ये हो सकता है कि फर्स्ट डे जहाँ से ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थॉट शुरू हुआ और आज जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ें हैं, बिल्कुल ही अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये जो शुरुआत है बेसिकली, अब हम ये नहीं कह सकते, एनसीईआरटी भी ये नहीं कह सकती कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमें जो प्रमाण मिले हैं, हमें जो प्रूफ मिले हैं सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में। अब ये सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन क्या है, एक सरस्वती नदी हुआ करती थी, जो कि मैं आपको समझाऊं, ठीक है, एक मिनट दीजिए। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, तो देखो जो भारत का मैप है ना, अगर आप देखेंगे तो यहीं पे लिख देते हैं। ये क्यों नहीं आ रहा है, अच्छा ये नाराज है। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, तो देखेंगे आप, इसको हम अच्छे से समझाएंगे। देखो ये वाला जो नक्शा है, अगर आप देखो, मैं इमेजेस पे जाता हूँ तुरंत, इमेजेस पे जाते हैं, आराम से पढ़ेंगे है ना, चीज़ें समझ में आना ज़रूरी हैं, ठीक है। देखो अब निकल के आएगी, इस चीज़ को देखते हैं। देखो ये जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है, आप देखोगे कि ये जो नदी थी जिसे हम सरस्वती नदी कहते थे, ये इंडस रिवर जो है ना, जो आज भी मौजूद है, जो कि देखो पंजाब में ये 5 नदियां बन जाती हैं। मैं यहाँ पे कैसे दिखाऊँ आपको,
ठीक है, पंजाब में ये 5 नदियाँ बन जाती हैं, 5 नदियों का समूह है। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये देखोगे कि ये जो डबल डॉट में इन्होंने एक नदी दिखाई हुई है ना, ये जो डबल डॉट में एक नदी दिखाई हुई है, आज ये नदी लुप्त हो गई है। लुप्त का मतलब ऐसा समझ लो, ठीक है, लुप्त का मतलब ऐसा समझ लो कि ये नदी ना बेसिकली हमारे हिंदुओं में माना जाता है कि जो सरस्वती नदी थी वो पहले ज़मीन के ऊपर बहती थी और आज वो ज़मीन के नीचे बहती है। सीधी सी बात ये है, वो ज़मीन में समा गई। जैसे हमारे यहाँ मानते हैं कि हमारे यहाँ ना हर चीज़ को, हिंदुओं में हर चीज़ का जो है ना एक पर्सनलाइजेशन है, एक इमेजिफिकेशन है। मतलब हम ना उसको देवता के रूप में, स्त्री पुरुष के रूप में मानते हैं। तो हम जैसे गंगा जी को जो है ना एक देवी के रूप में मानते हैं, गंगा रिवर को एक देवी के रूप में मानते हैं। ऐसे ही सरस्वती रिवर को भी हम एक देवी के रूप में मानते हैं। और हम ऐसा मानते हैं कि उसके आसपास रहने वाले जो लोग थे, जो उस नदी के आसपास रहा करते थे, जब वो वहाँ से चले गए, यहाँ वहाँ से विलुप्त हो गए, तो वो नदी भी ज़मीन में समा गई। अब इसके बहुत सारे स्पिरिचुअल रीजंस भी हैं, बहुत सारे ऐसे रीजंस भी हैं जो कि आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे, लेकिन हम ये मानते हैं कि भाई ये जो नदी के आसपास, सरस्वती रिवर के आसपास रहने वाले जो लोग थे, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट थे। अपनी आसपास की आसपास के समय से, आसपास की सिविलाइजेशन से, मतलब वो बहुत डिफरेंट थे। वर्ल्ड में उनके जैसा कोई नहीं सोच पा रहा था, आप ऐसा मान सकते हैं। तो अब हम अपने चैप्टर पर वापस आते हैं। और चैप्टर क्या कहता है जी? चैप्टर ये कहता है कि जो पहले इसके प्रमाण हमें मिले हैं, वो फर्स्ट प्रमाण जो हमें इसके मिलते हैं वो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के अंदर मिलते हैं। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के अंदर इसके फर्स्ट हमें प्रमाण मिलते हैं। अब ऐसा क्या मिला सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में? तो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के अंदर जो उनका स्ट्रक्चर था, जो सिटीज़ का स्ट्रक्चर था, वो बेसिकली लाइंस, मतलब ग्रिड लाइंस, इस तरीके के जाल बनाते थे सड़कों के वो अपने शहरों में। इस तरीके के जाल बनाते थे वो सड़कों के अपने शहरों में। एक तरीके से जो ब्लॉक बेस सिस्टम, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लाइक ये ए ब्लॉक हुआ करता था, ये बी ब्लॉक हुआ करता था, ये सी ब्लॉक हुआ करता था। इस तरीके से इन ब्लॉक्स में यहाँ पर शॉप्स हुआ करती थी, यहाँ पे शॉप्स हुआ करती थी। तो इस तरीके से बेसिकली ना वो लोग क्या करते थे कि वो एक परफेक्टली 90 डिग्री पर सड़कें बनाया करते थे। सिंपल सी बात यह है। अब ये जो सिटीज स्ट्रीट वेयर कंस्ट्रक्टेड विद द स्ट्रिकिंग प्रिसीजन इन द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस अबाउट 10 मीटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लोग कह रहे हैं कि वेयर सिटीज, जो जहाँ पर जो सिटीज हुआ करती थी वो कंस्ट्रक्ट हुआ करती थी प्रिसीजन, मतलब एकदम परफेक्टली, इन नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस अबाउट 10 मीटर अपार्ट। ठीक है, यूनिफॉर्म डायरेक्शन 10 मीटर की, मतलब परफेक्ट था। आज आप सोच भी नहीं सकते कि इस तरीके का हमारे पास कुछ ही शहर हैं आज की सिविलाइजेशन में भी जो इतने प्रिसाइजली परफेक्टली डिजाइंड हैं। जैसे चंडीगढ़ वगैरह के बारे में कहा जाता है कि वो जो है बहुत परफेक्टली डिज़ाइन है, चंडीगढ़ की भी कुछ एरियाज। ठीक है, ऐसे ही गुड़गांव वगैरह के कुछ एरियाज एकदम परफेक्टली डिज़ाइंड हैं। तो उस तरीके का सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में जितने भी शहर हुआ करते थे वो परफेक्टली ब्लॉक्स में डिज़ाइन हुआ करते थे। और जो मेन चौराया है, जो शहर का मेन चौराया है, अगर आप उसे ओरिजिन की तरह ट्रीट करें तो उससे किसी भी विदेशी नागरिक जो कि वहाँ पे ट्रेड करने आया है, किसी दूसरी सिविलाइजेशन से आया, क्योंकि सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन का जो ट्रेड है वो बहुत दूसरी सिविलाइजेशन से, जैसे रोमन सिविलाइजेशन हो गई, जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो गई, जैसे दूसरी अदर सिविलाइजेशन उस टाइम पर थी, उन सब से ट्रेड हुआ करता था। और ये ट्रेड जो हुआ करता था इसमें सड़क के रास्ते भी थे और पानी के रास्ते भी थे। पानी के थ्रू भी लोग आया करते थे, सड़क के थ्रू भी, नदियों के थ्रू भी लोग आया करते थे। और जब वो सड़क के मुख्य चौराहे पर पहुंच जाया करते थे तो वहां से किसी भी
ट्रेडर के पास पहुंचना वो बहुत इजी हो जाया करता था उनके लिए इस ग्रिड बेस सिस्टम की वजह से। अब ये जो ग्रिड बेस सिस्टम है, ग्रिड का मतलब होता है बेसिकली जाल, ठीक है, इस तरीके का जाल बनाते थे अपने शहरों में 90 डिग्री पर, है ना। तो ये ग्रिड बेस सिस्टम जो है, ये इसमें क्या होता था, एक जो है ईस्ट वेस्ट लाइंस होती थी, ये ईस्ट वेस्ट लाइंस होती थी, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और एक नॉर्थ साउथ लाइन होती थी, जिसे ये बोल रहे हैं ईस्ट वेस्ट लाइन, नॉर्थ साउथ लाइन, जिसे हम आज बोलते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और ये एक दूसरे को परफेक्टली 90 डिग्री पर कट किया करती थी। तो उस समय के जो लोग थे, और ये सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन का ये जो पीरियड बताते हैं, ये बताते हैं लगभग जो है जीसस क्राइस्ट के जन्म से भी 2000 साल पहले लगभग मान के चलिए। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म को आज 2600 साल हो गए, 2026 में हम जी रहे हैं ना, तो जीसस क्राइस्ट के जन्म को लगभग 2600 साल हो चुके हैं, और जीसस क्राइस्ट के जन्म से भी 2000 साल पहले तक ये सभ्यता एग्जिस्टेंस में थी, ठीक है। अब ये सभ्यता कब से एग्जिस्टेंस में थी, इसका कोई इन पे प्रमाण नहीं है। हो सकता है कि 2000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक ये सभ्यता हो, है ना, बट ये कहते हैं कि भाई लास्ट 2000 साल पहले तक ये सभ्यता एग्जिस्ट करती थी। तो कितनी एडवांस सिविलाइजेशन थी, और इस पर हमें गर्व होना चाहिए कि दुनिया में जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं वो सब आप आज ख़त्म हो चुकी हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता ख़त्म हो गई, ठीक है, इजिप्ट की सभ्यता ख़त्म हो गई, मायन सभ्यता ख़त्म हो गई, लेकिन एक हमारी ही सभ्यता ऐसी है जिसने ख़त्म नहीं हुई, जिसने रूप बदल लिया। माना जाता है कि वही लोग, आप देखो इस नक्शे में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो देखो दिल्ली कितना पास है, देखो ये है दिल्ली, ठीक है, इस सिविलाइजेशन के, ये जो डार्क येलो वाला एरिया है, ये इस सिविलाइजेशन का एरिया है, ठीक है। और यहाँ से राजस्थान कितना पास है, दिल्ली कितना पास है। कहा जाता है कि वो लोग जो वहाँ से नदी को सरस्वती नदी को छोड़ के आए, वो दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर के आसपास आकर बस गए। कुछ लोग राजस्थान की तरफ चले गए, कुछ लोग पंजाब की तरफ चले गए, कुछ लोग गुजरात की तरफ चले गए, ठीक है। तो आज भी हम उसी सिविलाइजेशन के आखिरी लोगों में से हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि हमारे जो इंसिस्टर्स थे, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, वो कितने ज़्यादा एडवांस और डेवलप थे, ठीक है। उनकी जो सिटीज़ थी, अब ये देखो सिटी की जो प्लानिंग है ना, वो आज भी नगर निगम, आज भी किसी सिटी का नगर निगम नहीं कर पाता, इतने ज़्यादा समस्याएं उसमें आती हैं, क्योंकि जहाँ लोग बसना शुरू हो जाते हैं वहाँ से लोग हटते नहीं हैं। लेकिन इनकी देखिए कितनी परफेक्ट प्लानिंग थी, बहुत सारी समस्याएं आती हैं एक सिटी को परफेक्ट बनाने में, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। लेकिन सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ के जो राजा थे, वहाँ के जो अधिकारी थे, वही बहुत इंटेलिजेंट थे। हम ये कह सकते हैं कि वहाँ के जो जन साधारण लोग थे वो भी बहुत समझदार और इंटेलिजेंट थे, और वो एक दूसरे का सहयोग किया करते थे, जिसकी वजह से इस तरीके का नगर नियोजन या सिटी प्लानिंग डेवलप हो पाया, ठीक है। तो बेसिक आइडिया जो शुरुआत में हमें मिलता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित, उसको ये लोग कहते हैं ग्रिड बेस्ड थिंकिंग। शुरुआत में सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के लोगों ने ये ग्रिड बेस्ड थिंकिंग शुरू करी। अब ये ग्रिड बेस्ड थिंकिंग भी ना आगे जाके आपको समझ में आएगी कि इन लोगों ने क्यों शुरू करी, ठीक है, ये क्या इसका, क्योंकि देखो किसी भी चीज़ के पीछे ना कोई कारण ज़रूर होता है। आदमी आराम से पहाड़ों पे रह रहा होता है, जंगलों में रह रहा होता है, पेड़ों पे रह रहा होता है, क्या ज़रूरत थी उसे पेड़ काट के सीधे मैदान में आने की और सीधी सड़कें बनाने की। तो बाद में पता चलता है कि बौद्धायन और जो दूसरे यूरोप के भी कुछ लोग हैं, टॉलेमी वगैरह हैं, बौद्धायन हैं, इन्होंने पहले पूरी अर्थ को बेसिकली ये चाहते थे कि पूरे आकाश को, जो हमारा एक एटमॉस्फेयर है या कह लो जो हमारा आसमान है, उसे उसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेवलप किया जा सके। मतलब ये चाहते थे कि पूरे आसमान में ये परफेक्टली पता लगाया जा सके कि सूरज किस कोने पे है, सूरज से चांद की दूरी कितनी है, चांद से धरती की दूरी कितनी है, सूरज से धरती की दूरी कितनी है, या डिफरेंट डिफरेंट जो उस समय पर चांद सितारे
खोजे जा रहे थे उनकी आपस में दूरियां कितनी हैं, उनके एंगल्स कितने हैं। तो इस सोच के साथ, ये बाद में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, कि इस सोच के साथ बड़े बड़े जो उस समय के बुद्धिजीवी लोग थे, लाइक बुद्धायन हो गए, ठीक है, और डिफरेंट टॉलेमी वगैरह हो गए, ठीक है, उन लोगों ने शुरुआत में पहले जमीन पर, क्योंकि उस समय पेपर तो हुआ नहीं करता था, तो पहले जमीन को कोऑर्डिनेट बेस सिस्टम में डेवलप किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेवलप किया, और बाद में उसी सिस्टम को आसमान में डाल दिया। आसमान में डालने का मतलब क्या है, जैसे आज हम देखते हैं ना कि जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाला जो सिस्टम है, ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सिस्टम कहा जाता है कि भारत में डेवलप हुआ। और ये भी कहा जाता है, देखो यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कि उज्जैन, जो कि उज्जैनी, आज भी उज्जैन महाकाल की नगरी के नाम से मध्य प्रदेश में एक सिटी है जिसका नाम है उज्जैन, जिसमें हिंदुओं का एक बहुत पवित्र टेम्पल महाकाल मंदिर है, और उसके राजा को विक्रमादित्य बोला जाता था, उस नगरी को उज्जैनी बोला जाता था, और पूरे विश्व की जो टाइम लाइन है, पूरे विश्व का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसका जो ओरिजिन है वो उज्जैनी से ही माना जाता था। बड़े बड़े पंचांग आज भी आप देखोगे कि हिंदुओं में पंचांग जो होते हैं उनमें जो एक सिटी को माना जाता है कि भाई इस सिटी, जैसे हम दिल्ली से, आज हम क्या करते हैं कि दिल्ली से हम देखना शुरू करते हैं कि दिल्ली में सूरज कब उगा। उस समय पर ये देखा जाता था कि उज्जैन में सूरज कब आया, और उज्जैन में सूरज, मतलब एक टाइमलाइन जो होती है ना, समझते हैं आप जो ना, आज आप लेते हो कलकत्ता से, दिल्ली से, उस समय पर उज्जैन से ली जाती थी। और टॉलेमी की बुक ने, क्योंकि अंग्रेज जो होते थे ये उज्जैनी वर्ड प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे या उज्जैन प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, उन्होंने इसको ओरिजिन 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 बोलना शुरू करा, और ओरिजिन वर्ड बना ही उज्जैनी से है, ऐसा एनसीईआरटी कहती है दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। चलते हैं थोड़ा सा और डिटेल में, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ी सी आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम आते हैं अपने वापस टॉपिक पर। तो टॉपिक हमारा है जो एनसीईआरटी में शुरू होता है, पहला टॉपिक जिसे आपको समझना, स्टूडेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, वो है ग्रिड बेस्ड थिंकिंग। ग्रिड बेस्ड थिंकिंग का मतलब क्या है कि ज्योमेट्री में, जिसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कह रहे हैं, बेसिकली उसमें शुरुआत में ये दो एक्सिस नहीं थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों डिफरेंट एक्सिस माने जाते थे। एक एक्सिस को हम ईस्ट वेस्ट लाइंस कहा करते थे, और दूसरे एक्सिस को हम नॉर्थ साउथ लाइंस कहा करते थे, या कह लो एक्स एक्सिस को हम ईस्ट वेस्ट लाइन कहते थे, और वाई एक्सिस को हम नॉर्थ साउथ लाइंस कहा करते थे। ईस्ट वेस्ट लाइन जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस को भी रिप्रेजेंट करती थी, एक्स एक्सिस को भी रिप्रेजेंट करती थी, या ईस्ट वेस्ट लाइन को ही हम नंबर लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये ईस्ट वेस्ट लाइंस थी, और ये दोनों अलग तरीके से वर्क करती थी। एक हॉरिजॉन्टल लाइंस हुआ करती थी, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम नॉर्थ साउथ लाइन बोला करते थे। बाद में इन दोनों लाइंस को, ठीक है, ज्योमेट्री रिक्वायर्ड टू डिफाइन द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन अ स्पेस। देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो आइडिया है, आइडिया ऑफ ग्रिड बेस्ड थिंकिंग एंड द ज्योमेट्री रिक्वायर्ड टू डिफाइन द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन अ स्पेस। तो हम स्पेस में किसी पॉइंट की लोकेशन को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए हमने शुरुआती सिस्टम ग्रिड बेस्ड थिंकिंग डेवलप किया। हमने सोचना शुरू करा
कि भाई क्या हम किसी स्पेस को, किसी जगह को, चाहे वो स्पेस ज़मीन पे भी हो सकता है, वो ज़मीन के ऊपर भी हो सकता है, वो आसमान में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, उस स्पेस को हम कुछ परपेंडिकुलर और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस में डिवाइड कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स आप समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एक बात बोलूं आपको कि जैसे आप समझिए कि मान लो